वन सीन वन। अगर आप आंखें बंद करें तो शायद आप भी इस अंधेरी रात में खुद को महसूस करेंगे, जहां हवा सिर्फ बहती नहीं, चुभती है, किले की ऊंची दीवारों से टकरा कर लौटती है, जैसे किसी बिछड़े हुए युग की कराह आपके कानों तक भेज रही हो। ये एल्सिनोर है, डेनमार्क का शाही किला। पर आज इसकी शान पर ठंड और खामोशी की मोटी परत जमी है, और इस परत के नीचे कुछ ऐसा राज छिपा है जो आज रात अपना पहला कदम बढ़ाने वाला है। सिपाही बर्नार्डो अचानक कोई आवाज सुनकर चौकन्ना हो जाता है और हाथ में तलवार थाम लेता है। कौन है वहां? खबरदार, पहचान बताओ, वरना मैं वार करूंगा। बर्नार्डो एक साधारण सिपाही नहीं, रात की इस राख भरी खामोशी का पहला प्रहरी। उसकी आवाज में जो कड़वाहट है वो डर से नहीं, एक अनजानी उम्मीद से पैदा हुई है। कभी कभी इंसान अंधेरे में भी पहले ही खतरे को महसूस कर लेता है। रुको बर्नार्डो, मैं हूं फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को का चेहरा देखकर समझ आता है आज की रात उसके लिए बहुत लंबी रही है। थकान उसके कंधों पर है, पर नींद उसकी पलकों से कोसों दूर। दोनों पहरेदार जानते हैं किले में कोई ऐसी चीज चल रही है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। अगर आप इस समय इनके साथ इस बुर्ज पर खड़े होते तो शायद आपकी सांस भी धुंध बनकर हवा में उड़ रही होती, और आपके दिल में भी वही बेचैनी होती जो इनके दिलों में मचल रही है। बर्नार्डो ने दबे स्वर में कहा, फ्रांसिस्को, क्या तुम्हें भी कुछ महसूस होता है? ये रात कुछ कहती है। फ्रांसिस्को पहले से ही संशय में पड़ा हुआ था। क्या मतलब है तुम्हारा बर्नार्डो? बर्नार्डो धीमी कांपती हुई आवाज में बोला, फ्रांसिस्को, लगता है जैसे कोई भटकती आत्मा हमें देख रही है। फ्रांसिस्को, पिछली 2 रातें मैं अब तक नहीं भूला। बर्नार्डो के शब्दों में कोई कहानी छुपी है, एक ऐसी कहानी जिसे वो खुद भी पूरा नहीं समझ पाया। पर उसका डर अकेला नहीं है, रात भी वही डर अपने आंचल में लेकर घूम रही है। तभी होरेशियो आता है। होरेशियो राजकुमार हेमलेट का मित्र, समझदार, किताबी दिमाग वाला, जो तर्क को आंखों में भरकर चलता है। होरेशियो उन दोनों पहरेदारों बर्नार्डो और फ्रांसिस्को को घबराहट भरी बातचीत करते हुए देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तो इन कहानियों को हवा की शरारत मानता हूं। अरे भाई, ये भूत, आत्माएं, ये सब थकी हुई आंखों का छलावा है और कुछ नहीं। होरेशियो की ये बात सुनने में मजबूत और सही लगती है, पर दरअसल उसके दिल में भी कुछ वहम है, संदेह है, जिसे वो खुद से भी छिपाता रहा है। कभी कभी बुद्धिमान लोग भी रात के अंधेरे से डरते हैं, बस मानते नहीं। अचानक हवा थम जाती है, जैसे दुनिया ने सांसें रोक ली हो, और फिर वो हुआ
जो इन पहरेदारों के डर को सच में बदलने वाला था। किले की दीवार पर सिर्फ एक छाया नहीं, किसी की मौजूदगी उभरी। पहले धुंध, फिर चमकते कवच का आभास, और फिर एक शाही आकृति, गंभीर, मौन और भयावह रूप से परिचित। स्वर्गीय राजा, हैमलेट का पिता, डेनमार्क का महान शहंशाह। होरेशियो इस चमत्कार को देखकर हक्का पक्का रह गया। फुसफुसाकर बोला, ये तो महाराज जैसा है, हमारे महाराज जैसा। हां, वही शाही ताज, वही कठोर चाल, वही तने हुए शानदार कंधे, जिन्हें देखकर सारे डेनमार्क को लगता था वो सुरक्षित हैं, निर्भय हैं। और आज इस रात में वही डेनमार्क का राजा इस खौफनाक रूप में सामने खड़ा था। बर्नार्डो की रूह कांप उठी। वो बोला, महाराज, क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? यदि कोई संदेश है तो हम सुनने को तैयार हैं। पर भूत शब्दों से नहीं, अपनी आंखों से बोलता है। उसने बस एक नजर की, इतनी भारी नजर कि दिल तक उतर जाए। वो क्षितिज की ओर इशारा करता है, जहां काला धुंधलापन धीरे धीरे उबल रहा है, जैसे वहां कोई सच ताकत जमा कर रहा हो। और फिर वो आकृति उसी तरह मौन, शांति और ठंड के साथ लुप्त हो जाती है। होरेशियो थरथराते हुए बोला, ये असाधारण है। ये हमारे राज्य के लिए कोई संकेत है। कुछ न कुछ भयावह, कुछ अनसुना होने वाला है। इस रहस्य को केवल एक व्यक्ति समझ सकता है, हैमलेट, राजकुमार हैमलेट। और यूं रात अपनी पहली परछाई दिखाकर दुबक जाती है। पर ध्यान रहे, कहानियां तब जन्म लेती हैं जब अंधेरे में कोई साया अपना पहला कदम उठाता है। और आज डेनमार्क की किस्मत ने अपना पहला कदम रख दिया है। एक्ट 1, सीन 2। सुबह की हल्की रोशनी एल्सिनोर किले के विशाल सभागृह से होकर गुजर रही थी, लेकिन ये रोशनी अंदर मौजूद चेहरों के अंधेरों को नहीं भेद पा रही थी। दीवारों पर लटकते विशाल झूमरों के नीचे एक लंबा चकाचौंध करता मेज था, जिसके आलोक में चमक रहे थे नए राजा क्लॉडियस के वस्त्र, और उसके चेहरे पर वो मुस्कान जो खुशी से ज्यादा किसी छुपी हुई चाल का आभास देती थी। उनके ठीक बगल में बैठी थी महारानी गर्ट्रूड, जो हाल ही में विधवा हुई, पर आज उनके माथे पर मोतियों का ताज है और चेहरे पर एक बनावटी नर्म सी चमक। दरबार खामोश था। क्लॉडियस ने उठकर चारों ओर देखा और बोला, डेनमार्क के सम्मानित सरदारों, हम सब जानते हैं कि हमने हाल ही में एक महान राजा को खोया है। हमारा दिल शोक से भारी है, पर जीवन ठहरता नहीं, और इसलिए हमने इस भीषण दुख के दरिया में खुद को डुबोने के बदले एक नई शुरुआत को अपनाया है। हमने आपकी महारानी गर्ट्रूड के साथ विवाह के बंधन में बंधकर अपने आप को डेनमार्क के हवाले कर दिया है। अब हमारे जीवन का सिर्फ एक मकसद है,
आप लोगों की सेवा, हमारा जीवन आपके लिए समर्पित हो चुका है। क्लॉडियस कुछ देर खामोश होता है, दरबारियों की ओर देखकर मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान के साथ जैसे लगता है कि वो हर एक चेहरे को पढ़ रहा है, उन लोगों की आंखों में अपने लिए वफादारी का अंदाजा लगा रहा है। गर्ट्रूड हल्के से मुस्कुरा देती है, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि सब ठीक है और जैसे अब यही नियति है। फिर गर्ट्रूड सबको संबोधित करते हुए कहती है, सम्मानित जनों, हम कितना भी चाहें आसानी से अपने राजा की मौत का गम भुला नहीं सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि डेनमार्क इस दुख भरे अध्याय को पीछे छोड़ दे और हमारे नए राजा यानी उनके छोटे भाई क्लॉडियस हम सबको एक नई दिशा दें। दरबार में हर कोई उनका समर्थन करता है और तालियां गूंज उठती हैं। लेकिन इस कृत्रिम रोशनी, इस खुशामदी माहौल, इस जश्न की फिजा में एक चेहरा ऐसा भी था जो इस तमाशे में शामिल नहीं था। वो था हेमलेट, राजकुमार हेमलेट। वो शोक के प्रतीक काले वस्त्रों में अकेला चुप बैठा था, पर उसकी आंखों में एक ऐसा तूफान था जो किसी भी क्षण फूट सकता था। क्लॉडियस उसकी ओर देखता है और जैसे किसी घायल पशु के जख्म पर नमक छिड़कता हो, मुस्कुराकर बोलता है, मेरे प्रिय हेमलेट, तुम इतने काले वस्त्रों में हो अभी तक। दरबार उत्सव मना रहा है और तुम अब भी शोक में डूबे हो। हेमलेट, तुम्हारे पिता को हर कोई याद करता है, पर अब तुम्हारे पिता का स्थान हमने ले लिया है। हेमलेट की आंखों में बिजली सी चमक पड़ी। वो सिर उठाता है, धीमे पर आग से भरे स्वर में जवाब देता है, सर, आप सिर्फ मेरे काले वस्त्र देख रहे हैं। काश आपने मेरे दिल की कैफियत देखी होती। उसका रंग इन कपड़ों से कहीं ज्यादा काला है। नहीं, ये कपड़े सिर्फ मेरे शोक का दिखावा भर नहीं है। गर्ट्रूड, जो बेटे के दर्द को समझना चाहती है पर अपने नए विवाह का बोझ भी ढो रही है, धीमे से कहती है, हेमलेट, इतना मत सोचो बेटा। देखो, तुम्हारे पिता का जाना एक प्राकृतिक घटना थी। हर किसी को एक दिन जाना होता है बेटा। यह सुनकर हेमलेट के होंठ कांपने लगते हैं, जैसे उसका दिल फटने को हो। जी मां, हर कोई जाता है, पर कोई इतनी जल्दी भुलाया नहीं जाता। क्लॉडियस तनाव महसूस करता है, पर इसे चतुराई से छिपाता है। वो अपने शब्दों को एक पिता के जैसे लहजे में ढालकर बोलता है, हेमलेट, तुम मेरे पुत्र जैसे ही तो हो और हम चाहते हैं कि तुम विटेनबर्ग वापस मत जाओ। यहीं रहो हमारे साथ। हमारा दरबार तुम्हारी उपस्थिति चाहता है। ये एक आदेश था। प्यार का मुखौटा पहने हुए हेमलेट भीतर से टूट रहा था, पर उसके चेहरे पर बस एक क्षीण सी मुस्कान थी। वो बुझी हुई आवाज में बोला, जी, जैसा आप चाहें महाराज। दरबार समाप्त होता है, लोग चले जाते हैं। क्लॉडियस और गर्ट्रूड भी बाहों में बांह डाले खिलखिलाते हुए बाहर निकलते हैं। हंसी मजाक, खुशियों का छलावा धीरे धीरे बाहर बह निकलता है। अब उस विशाल प्रांगण में एक ही आकृति रह जाती है, हेमलेट, काले वस्त्रों में तन्हा खड़ा।
दीवारों पर अपने ही साये को देखते हुए बड़बड़ाता है, ये दुनिया, ओह, ये दुनिया वैसे कितनी खुश रंग दिखती है, फिर क्यों इतनी जल्दी सड़न से भर जाती है। मेरे पिता जैसे कोई देवदूत, और उनकी मृत्यु के 1 महीने में ही मेरी मां उनके भाई से विवाह कर लेती है। हे भगवान, क्या एक औरत का दिल इतना नाजुक होता है कि हर दर्द एक मुस्कान में डूब जाए। और क्लॉडियस, वो आदमी जिसे मेरे पिता देखते भी नहीं थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे उसके साथ ये मिलन, ये हंसी, ये जश्न, सब गंदे पानी की चमक है और कुछ नहीं। और तभी दूर से कदमों की आवाज आती है। मार्सिलस, होरेशियो फाटक से अंदर आते हैं। उनकी आंखों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिससे हैमलेट की दुनिया उलटने वाली है। एक भूत, एक साया, एक सच जो अब उसकी किस्मत की दिशा बदल देगा।